हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं राम नारायण कुशवाहा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि जो टीए भर्ती होने वाली है 2024 में, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसके नोटिफिकेशन पर मैंने एक फुल वीडियो भी बना दिया है। यहाँ जाकर आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें मैंने कुछ चीजें छोड़ के रखी थी, जैसे टीए के लिए इंपोर्टेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। दूसरी चीज, इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। तीसरी चीज, इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों, ये तीनों चीजों को आज हम हिंदी में समझने वाले हैं कि अगर आप टीए भर्ती देने वाले हो तो आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप उस क्राइटेरिया में आते हो या नहीं। दूसरी चीज, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है या जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो निर्देश दिए हुए हैं कि इन निर्देशों को फॉलो करना है आपको, तो वो निर्देश क्या क्या है, ये भी चीज आपको मैं समझाने वाला हूँ। तीसरी चीज, इंपोर्टेंट पॉइंट्स कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रख के इस भर्ती में शामिल होना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सारी चीजों को हिंदी में समझने वाले हैं, तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने फोन की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने फोन की स्क्रीन में दोस्तों, और आप इसमें देख पा रहे हैं कुछ 7-8 बिंदु ऐसे दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये क्राइटेरिया आपको ये क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो आपको टीए भर्ती देखने को मिलेगी, आप टीए भर्ती देख सकते हो। तो सबसे पहले एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझते हैं कि इन पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले क वाले को देखेंगे। वह उस यूनिट के लिए भर्ती हेतु निर्धारित जोन का निवासी होना चाहिए जिसके लिए वह अपनी सेवाएं स्वेच्छा से दे रहा है। तो निर्धारित जोन, जो भी जोन निर्धारित है उस जोन का निवासी उसने होना चाहिए जो अपनी स्वेच्छा से सेवाएं दे रहा है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी चीज़ है, यदि वह किसी केंद्रीय राज्य सरकार सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कार्यरत है, उसे नामांकन के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी मतलब सेवा में कार्य कर रहा है या किसी भी जॉब वगैरह में है, तो उसको गवर्नमेंट से या वहाँ का जो भी इंचार्ज होगा उस इंचार्ज से परमिशन उसको लेनी पड़ेगी, तभी वो इस भर्ती को दे सकता है। इसके अलावा उसमें और आगे लिखा हुआ है, तथा इस आशय यहाँ से तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा कि जब भी आवश्यकता होगी उसकी सेवाएं तत्काल प्रादेशिक सेना में सेवा के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इस जो भी परमिशन वगैरह ले रहे हैं गवर्नमेंट, कोई भी जॉब वगैरह में है, तो उन लोगों के लिए है ये चीज़। इसके बाद, किसी सशस्त्र बल, रिजर्व बल, सीआरपीएफ, राज्य पुलिस से संबंधित नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति भर्ती देने आ रहा है वो किसी भी बल से संबंधित नहीं होना चाहिए। उसका अगला पॉइंट है, उसके पास कोई आरक्षित देयता नहीं होनी चाहिए। उसे टीए या बलों से सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर पैरा 6B में या 6B में उल्लेखित है। मतलब जो पैरा, ये जो 18 पेज का पीडीएफ है, इसमें जो भी पैरा बी है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो बल है, इन बल से उसको बर्खास्त या सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति टीए की भर्ती देख सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट है, उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक बीवी है, मान लीजिए अगर आपकी एक फर्स्ट बेबी है और अगर उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो अगर आपने दूसरी शादी करी है तो आप वो दूसरी चल जाएगी, लेकिन एक से ज़्यादा आपकी जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया अगला पॉइंट। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, उसे आपराधिक न्यायालय में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रकरण वगैरह चल रहा है या किसी प्रकार का दोषी ठहराया है, तो वो व्यक्ति इस भर्ती को नहीं देख सकता। इसके बाद दोस्तों, हम और देखेंगे आगे, अभ्यर्थी के लिए निर्देश। तो अभ्यर्थी के लिए निर्देश क्या क्या दिए हैं, जैसे कि इसमें भी 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं। भर्ती एक निःशुल्क सेवा है, किसी को रिश्वत न दे। दूसरा पॉइंट है, दलालों से सावधान रहे। जैसे देखो, भर्ती फ्री में होती है, इसमें किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे ऐसे दलाल वगैरह आ जाते हैं कि लो मैं तुम्हारी यहाँ पे रनिंग करवा देता हूँ, मुझे इतने पैसे दे दो, या तुम्हारा मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। ऐसे किसी के भी बहकावे में या किसी की बातों में आके पैसे नहीं देना है। तो ये 2 चीज़ें स्पष्ट दी हुई है। उसके बाद तीसरी चीज़ है दोस्तों, यदि किसी जांच में किसी अभ्यर्थी की दलाल के साथ संलिप्तता का पता चलता है, तो अभ्यर्थी का चयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जाएगा। अगर आपका पता चलता है कि आप किसी भी प्रकार से किसी दलाल के साथ मिले हुए हो या किसी को भी आपने पैसे वगैरह दे के इस भर्ती में आए हो और पता चलेगा, तो आपकी जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आपको रद्द कर दिया जाएगा।
इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रमाण पत्रों में ओवर राइटिंग छेड़छाड़ स्वीकार नहीं। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें ओवर राइटिंग या छेड़छाड़ मत करना। उसमें अगर कोई भी पेन से ऊपर से कुछ लिखा हुआ है तो इस तरह के डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं होंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी के सफल नामांकन के बाद यह पता चलता है कि अभ्यर्थी के नामांकन के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे तथा गलत जानकारी दी गई थी, तो नामांकित सेवा की अवधि पर ध्यान दिए बिना सेवा समाप्त की जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने भर्ती के टाइम पे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी दे दिए हैं या कोई भी एडिट वगैरह करके दे दिए हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर बाद में भी इस चीज़ का पता चलता है तो आपको सेवा से बर्खास्त उस समय कर दिया जाएगा या वहाँ से समाप्त कर दी जाएगी आपकी सेवाएं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, रैली में यानी भर्ती में मेडिकल परीक्षा में लिखित परीक्षा के दौरान अनुसूचित साधनों का प्रयोग करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर मान लो आप भर्ती देने गए तो वहाँ आपको कुछ खाना पीना नहीं है, उल्टी सीधी चीज़ें जो जिससे जैसे स्टेमिना वगैरह या कोई भी ड्रिंक वगैरह पी ली, इस तरीके से मेडिकल में आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए जो कि वहाँ पे अलाउ नहीं हो। उसके अलावा फिर जो लिखित परीक्षा है वहाँ पे आपको कोई भी गज़ेट वगैरह लेकर के इन चीज़ों को नहीं लेके जाना। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ पाई जाती है या आपके पास पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी वहाँ से रद्द हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक और नेक्स्ट आगे बचा है, संचार, फोटोग्राफी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन, डिजिटल स्मार्ट डिवाइस को रैली स्थल लिखित परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जाना। मतलब आपके पास किसी प्रकार का कोई भी डिजिटल सामग्री है, जैसे चाहे वो फ़ोन हो, डिजिटल वॉच हो या स्मार्ट डिवाइस हो, कुछ भी हो, तो उसको आपको एग्ज़ाम के सेंटर पर नहीं लेके जाना है। इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट देख के रखा है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, अभ्यर्थी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 5-6 बिंदु दिए हुए हैं। कुछ इस पेज पे हैं और कुछ अगले वाले पेज पे, तो इसको समझेंगे हम। सबसे पहले है प्रादेशिक सेना यानी टीए, केवल अंशकालिक प्रतिबद्धता वाला विशुद्ध स्वैच्छिक संगठन है। संगठन कोई स्थायी रोजगार प्रदान का वादा नहीं करता। मतलब ये चीज़ बता रहा है वो कि ये जो टीए भर्ती है ये अस्थाई है, ये आपको स्थायी रोजगार नहीं दे रही है। ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। इसके बाद पॉइंट बी देखते हैं, नामांकन की प्रारंभिक अवधि केवल 7 वर्ष के लिए होगी। जैसे ये स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि ये सिर्फ 7 वर्ष के लिए है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। तो इस तरीके का कोई वादा नहीं करता। अगर आपकी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको आगे रखेंगे, लेकिन उसका जो नियम है या उन्होंने जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं तो उसमें स्पष्ट कर दिया है कि आपको स्थायी जॉब या स्थायी रोजगार वो नहीं दे रहे हैं या स्थायी रोजगार का वादा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये पॉइंट बी हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, 7 वर्षों से आगे विस्तार संगठनात्मक आवश्यकता और समय समय पर निर्धारित अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन है। मतलब ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है कि जो भी होगा, अगर आप आवश्यकता पड़ेगी तो ये वही चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई कि अगर आपकी आवश्यकता होगी तो आपकी सेवा समय पर बढ़ा दी जाएगी या ये चीज़ें इस तरह की होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है, सफल नामांकन के बाद रोजगार सरकारी मंजूरी और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर दिया जाएगा। मतलब जब आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस तो उसके बाद जो सरकारी मंजूरी है, जो सरकार गवर्नमेंट वहाँ से परमिशन देगी, उसके बाद जो भी संगठन की आवश्यकता रहेगी उसके आधार पर आपको बुला लिया जाएगा। अगला पॉइंट, जब भी संगठन को आवश्यकता होगी लंबे अवतार की मांग की जाएगी। हालांकि इसका आश्वासन या वादा नहीं किया जाता। तो ये वही चीज़ होगी दोस्तों कि अगर संगठन को आवश्यकता होगी तो आगे भी 7 वर्ष से आगे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका कोई वादा या आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि आपको बुलाएंगे ही या आगे बढ़ाएंगे ही इस चीज़ को। अगर आवश्यकता रहेगी तो बढ़ा भी सकते हैं। वैसे तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 7 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे परमानेंट उनको रख भी लेते हैं, लेकिन वो इस प्रकार का कोई वादा नहीं करते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन रहेगी या हम रखेंगे ही। इसके बाद आगे और कुछ पॉइंट हैं, उन्हें समझते हैं।
जैसे अगला एक और पॉइंट है यहाँ पे, संगठन पेंशन का वादा नहीं करता और यह अन्य कारकों जैसे कि अवतार और योग्यता सेवा पर निर्भर है। ये मतलब ये कहना चाहता है कि संगठन किसी भी प्रकार का पेंशन वगैरह का वादा नहीं करता, लेकिन जैसे आपकी कोई योग्यता वगैरह या आपकी सेवा योग्यता जो भी रहेगी तो उसके ऊपर निर्भर रहता है कि आपको ये चीज़ का लाभ मिलना चाहिए या आपका जो भी उत्कृष्ट कार्य रहेगा, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मेंशन की। इसके बाद और आगे अपन एक अगला पॉइंट देखते हैं, चयनित विद्यार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भारत अथवा विदेश में कहीं भी नामित प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण लेना होगा। यही है कि अगर वहाँ का कोई भी अधिकारी है, जो सक्षम अधिकारी है, वो सक्षम अधिकारी यदि कह देगा कि आपको जो आपकी प्रशिक्षण वगैरह या जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग आपकी भारत अथवा विदेश में कहीं भी नामित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण लेना है, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप वहाँ पर मना नहीं कर सकते कि मैं इस सेंटर पे या इस देश में या इस स्टेट के इस जगह पे नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर वो बता दिया तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, नामांकन के बाद प्रशिक्षण के प्रथम 2 वर्ष के दौरान किसी भी समय यदि किसी व्यक्ति के कुशल सैनिक बनने की संभावना नहीं है तो उसे टीए सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। ये समझ लीजिए, आपका जब सब कुछ हो जाएगा, आपकी भर्ती हो जाएगी, प्रशिक्षण के 2 वर्ष तक ऐसा रहेगा कि अगर उनको ऐसा लगेगा कि ये एक अच्छा सैनिक नहीं बन सकता तो उस आपको वो टीए से बाहर भी कर सकते हैं। वैसे तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन कई उन्होंने दे के रखा है कि इस तरह की चीज़ें अगर कभी हमें किसी पे डाउट रहेगा कि ये अच्छा व्यक्ति या अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को सेवा से मुक्त भी वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने मेंशन करके रखी है। इसके बाद अगली और एक चीज़ देखते हैं, अगला पॉइंट, टीए में सफल नामांकन के बाद अभ्यर्थी टीए अधिनियम के अधीन होंगे। 1948 टीए नियम 1948 समय समय पर संशोधित और टीए विनियम 1948 संशोधित संस्करण 1976। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो फिर आप उसका जो रूल्स है या उसके जो भी नियम वगैरह बने हुए हैं उसके अंडर में आप चले जाएंगे, जो कि ये दिया है 1948 टीए नियम 1948, जो कि अगर समय समय पर संशोधित भी होगा, जैसे संशोधन हुआ था 1948 में संशोधित होके संस्करण 1976, तो इसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वो आपके ऊपर फिर फॉलो होने लगेंगे, तो वो नियम आपके ऊपर हो जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थी को हुई किसी दुर्घटना चोट के लिए रैली आयोजित करने वाले अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पहले स्पष्ट कर दी कि अगर आपको रैली में या दौड़ भाग में या किसी प्रकार की किसी चीज़ में कोई समस्या होती है या कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार वो लोग नहीं रहेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने दे के रखी है। तो इन्होंने अपने जो निर्देश थे, क्राइटेरिया, आवश्यक निर्देश और कुछ पॉइंट आपके लिए दिए हुए थे, ये बहुत अच्छे पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिए सारी चीज़ें, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी दी हुई जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।